नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपका फिर से स्वागत करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक आपके यूनिट 5 में है स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एकल परमाणु है और इसका जो रैखिक स्पेक्ट्रम है, रैखिक क्वांटम स्पेक्ट्रम है, इसको समझाने के लिए सर्वप्रथम नील्स बोर ने अपनी परिकल्पना दी थी। हमारे सिलेबस में जो है उसके पश्चात की चीजें हैं, तो पहले एक बार हम इसका बैकग्राउंड समझेंगे जिससे आपको वो चीजें समझ में आए कि किस प्रकार से वर्णक्रम को अपने को समझना है। जैसे हाइड्रोजन है वैसे ही सिंगल इलेक्ट्रॉन के किसी भी परमाणु के वर्णक्रम को अपन आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। नील्स बोर ने हाइड्रोजन के परमाणु के लिए जो रैखिक वर्णक्रम था, जो आपके विकिरण उत्सर्जित होते थे, उसमें जो रैखिक वर्णक्रम होता था, उसको समझाने हेतु एक सिद्धांत दिया और वो सिद्धांत 3 परिकल्पनाओं पर आधारित है जो आपने 12th क्लास तक पढ़ा है, जिसमें सबसे पहली परिकल्पना जो है वो स्टेबल ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की है। स्टेबल ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है चारों तरफ। तो वो जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट स्टेबल ऑर्बिट्स होंगी और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। सपोज कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कहीं कमी आएगी, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को डीके करते हुए उसकी ऑर्बिट की रेडियस बदलती जाएगी और अंत में वो न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। परंतु बोर की परिकल्पना ये कहती है कि वो जो ऑर्बिट है वो स्टेबल ऑर्बिट है और इसके स्टेबल ऑर्बिट होने के पीछे ये कारण है कि आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करता है। जो अभिकेंद्रीय बल इसको मिलता है वो कहां से मिलता है? जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। यहां पर जो मैथमेटिकली आपकी हो जाएगा हाफ mv_n² अपॉन mv_n² अपॉन rn इक्वल टू kz² अपॉन rn²। और k आपके होता है 1/4πε0, जो k कांस्टेंट है। जो k कांस्टेंट है आपके, जो आप साधारणतः काम में लेते हैं, 1/4πε0 है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर/c² होता है। यहां से आप ये देख सकते हैं कि आपके पास में जो बैलेंस फोर्स अर्थात जो फोर्स हमें दिया गया है और ये जो फोर्स मिल रहा है वो फोर्स जो आपके इलेक्ट्रॉन का मोशन है उसको स्टेबल बना रहा है। ओके। नंबर 2 आपके होता है जो पोस्टुलेट है नंबर 2 नील्स बोर का, क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन। जो आपके इलेक्ट्रॉन है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग है, वो क्वांटीकृत होता है, वो क्वांटाइज्ड होता है। और इस परिकल्पना के अनुरूप उसकी जो कुछ वैल्यूज ही संभव है जो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होती है, mv_n = nh⁻। अर्थात n अलग अलग ऑर्बिट्स के लिए अगर अपन n की वैल्यू देखें तो n = 1 2 3 इस प्रकार से ये वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज हो सके। तो सेकंड पोस्टुलेट भी आपके एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन से रिलेटेड है। थर्ड जो आपके पोस्टुलेट है वो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के क्वांटीकरण से संबंधित है। जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, उन एनर्जी लेवल्स में जो ट्रांजिशन होता है उस ट्रांजिशन के लिए भी एक
रिलेशन पोस्टुलेट के फॉर्म में दिया है, सपोज कर लीजिए कि N1 और N2 दो स्टेट्स हैं, उनके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो आपकी जो एनर्जी आपको मिलती है वो दी जाती है En1 माइनस En2 इक्वल टू H2। अर्थात अगर आपको लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाना है तो आपको एनर्जी देनी होगी, और हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो आपको एनर्जी रिलीज होती है, अर्थात एनर्जी मिलती है। अर्थात जो रेडिएशन के रूप में एनर्जी या तो एब्जॉर्प्शन होगा या एनर्जी का इमिशन होगा वो H के मल्टीपल में होता है। यहां से हम अलग अलग जो रिलेशंस है वो निकाल सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य एक रिलेशन पे रहेगा जिसको हम आगे जाके यूज लेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर भी कुछ चीजें जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हैं उसको देख लेते हैं, वो चीजें आगे इसमें काम आएंगी रिलेशन में। सबसे पहले आप रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, अगर हमें nth ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, nth ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन की उसकी रेडियस निकालनी है तो उसको निकालने के लिए हम इन दोनों रिलेशन का काम कर सकते हैं, नंबर इक्वेशन नंबर 1 और 2। इसको यदि हम काम में लें तो यहां से आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। अगर इक्वेशन नंबर 2 के स्क्वायर से इसको भाग दे दें तो यहां से ये रीअरेंज हो जाएगी इक्वेशन, और यहां से अपन Rn की वैल्यू निकाल सकते हैं, और Rn का मान जो है यहां आपके Rn इक्वल टू n स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन k mz e स्क्वायर। Rn इक्वल टू n स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन k mz e स्क्वायर, जहां Rn जो है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस जो है Rn जो है n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। यहां से आप फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट के लिए रेडियस की कैलकुलेशन की जा सकती है, जो कि यहां वैल्यूज दी हुई है। और अगर आपके पास में z का अंतर है तो z की वैल्यू रख के अपन अलग अलग हाइड्रोजन के अलावा किसी और एटम के लिए भी हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट अगर आपको कैलकुलेट करनी हो, nth ऑर्बिट की अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हमें पता है कि जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो टोटल एनर्जी होगी E n, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है तो हाफ mvn² हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, Ze और माइनस E उनके चार्ज हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी हो जाएगी माइनस kZe²/r। ये इक्वल टू आ जाएगा -1/2 kZe²/r। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ E1 अपॉन n², माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ E1 अपॉन n², जहां E1 जो है वो इक्वल टू होता है माइनस k²mZe²E4 अपॉन h²। E1 जो है माइनस k²m²Z²E4 अपॉन h²। इसके स्थान पे हमने E1 लिखा है। यहां से हम क्या देख रहे हैं कि आपके पास में जो एनर्जी है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है, ऋणात्मक ऊर्जा का मतलब होता है बाउंड स्टेट। आपके इलेक्ट्रॉन जो है बद्ध अवस्था में है। यहां यदि हम देखें n का मान बढ़ाएं तो जो n टेंडिंग टू इंफिनिटी यदि हो जाता है, सपोज करिए कि n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे आपके 0 हो जाएगा, और 0 कब होगा? जब अंतिम जो आपकी ऑर्बिट होगी। अन्यथा आपकी जो वैल्यू है निगेटिव रहेगी, माइनस से निगेटिव से इंक्रीज होगा, और निगेटिव से लेके वो 0 तक जा रहा है। तो आपकी जो एनर्जी है वो निगेटिव एनर्जी है, और बाउंड स्टेट में आपके इलेक्ट्रॉन है। सी जो है मुख्य चीज जो हमें आगे काम में लेनी है, ये सी पॉइंट है, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन फ्रॉम सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु जो है उससे रेडिएशन विकिरण जो उत्सर्जित हो रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य। एक्चुअल में हमें वेव नंबर निकालना है, तो पहले हम वेवलेंथ के लिए रिलेशन निकाल लेंगे। वेवलेंथ के लिए जो रिलेशन होगा उससे वेव नंबर निकाला जा सकता है। जो वेव नंबर होता है, तरंग संख्या होती है वो 1/λ होता है।
वेव नंबर जो है कंसेप्ट जो है नॉर्मली कम काम में ले जाता है वेव नंबर वर्ड, तो इसे आप पॉइंट को नोट कर लें कि जो वेव नंबर होता है, तरंग संख्या होती है, वो 1/λ होता है। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ आप बहुत बार काम में लेते हैं तो आपको याद हो जाता है। तो वेव नंबर जो होगा वो 1/λ के बराबर होता है। उसको सिंबल के रूप में न्यू बार भी लिखा जा सकता है, इक्वल टू न्यू अपॉन सी होता है, इक्वल टू ई अपॉन एच सी हो गया। इस पे हम बाद में पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा एनर्जी का रिलेशन था उससे हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ ई की आवश्यकता होगी, एनर्जी की यहाँ आवश्यकता होगी। तो यहाँ इस रिलेशन में हमें पुट करना है ई बराबर होता है En2 माइनस En1, ई बराबर होता है En2 माइनस En1, और ये बराबर हो जाएगा kmz स्क्वायर E4 अपॉन 2h बार स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। जो हमने ऊपर रिलेशन निकाला है, यहाँ अगर हम दोनों ऑर्बिट्स के लिए En का वैल्यू जो है इसे अगर हम यूज लें दो ऑर्बिट्स के लिए तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी का यूज हम ले तो यहाँ पे रिलेशन आता है k स्क्वायर E4 z स्क्वायर 4 पाई h बार क्यूब E मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। और इसे हम लिख सकते हैं r z स्क्वायर, अर्थात इसके अलावा जो पार्ट है उसको r कांस्टेंट डिफाइन किया है जो कि रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है, और r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर पर मीटर। जो वेव नंबर की वेव नंबर जो का रिलेशन आता है वो इस प्रकार से रिलेशन आता है। और जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है आपके, रिडबर्ग कांस्टेंट जो होता है r इक्वल टू 10 9 6 7 8 into 10⁷ पर मीटर। इसको याद रख सकते हैं आप 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 इस प्रकार से इसको याद रखा जा सकता है। तो जो r की वैल्यू आएगी आप यहाँ कांस्टेंट्स को पुट कर सकते हैं, उससे वैल्यू आ जाती है। पर मीटर में इसकी यूनिट होगी क्योंकि 1/λ, यूनिट कहां से आएगी 1/λ। ओके, तो r इक्वल टू 6 7 8 9 10 इस प्रकार से याद रख सकते हैं। जो 10 की पावर है वो अलग पार्ट है, इस फिगर को आपको याद रखना होता है। यहां से ये जो वेव नंबर का रिलेशन है, यहां से हमें स्पेक्ट्रम को समझना है। हाइड्रोजन के एटम का जो स्पेक्ट्रम है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी फॉर्मूले से आगे समझेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।